और चलिए अब खबरें विस्तार से। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान अम्फान का असर जो है वो अब दिखना शुरू हो चुका है। जी हाँ, विस्तार से मैं आपको बता दूं तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्री इलाकों के सुपर चक्रवाती तूफान अम्फान का असर अब दिखना शुरू हो चुका है, जो कि एक चिंता की बात है। हालांकि प्रशासन अलर्ट है, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है और आज सुबह से ही काफी तेज रफ्तार से समुद्री इलाकों में हवा चल रही है। उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कल देर रात तक समुद्री इलाकों से काफी लोगों को इस इलाके से एनडीआरएफ की टीम के द्वारा हटाया गया और 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोणार्क की तस्वीर, बालासेर की, पुरी की और केंद्रपाड़ा की ये तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर पूरी तरह से खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मुस्तैद है और इसी के चलते तटीय इलाके के लोगों को वहां से सुरक्षित हटाया जा रहा है। और लगातार 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्री इलाकों में सुपर चक्रवाती तूफान अम्फान का असर दिखना शुरू हो चुका है और उस असर की तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। कोणार्क, पुरी, बालासेर, केंद्रपाड़ा की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज हवाएं यहां पर चलती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो आने वाले मॉनसून पर भी पड़ सकता है, मौसम विभाग के मुताबिक। साइक्लोन की वजह से अभी जो है हालात आप देख सकते हैं कैसे हाई टाइड अभी दिखा जा रहा है कि जो हम दीघा के पास हैं और आप देखेंगे कि क्या इतना जो सी पर कितना हाई टाइड आता है, जो ये पूरा पानी जो है वो ऊपर चले आ रहा है। इतना ऊंचे कि 20 फीट से भी ज्यादा की ऊपर से हाई टाइड आ रहा है अभी दिखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे करीब होता जाएगा साइक्लोन और भी ज्यादा टाइड आने का जो है सूचना है। तो इसलिए आप देख सकते हैं अभी क्या हालत है, कितने जोर से जो टाइड आ रहा है, 20 फीट से ज्यादा आ रहा है जो सूचना मिला है। और पूरा देखेंगे तो अभी थोड़े से दूर में साइक्लोन है, जब क्रॉस करेगा यहाँ उड़ीसा के बालेश्वर और बंगाल के जो मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करेगा तो यहाँ पर और भी बड़ा टाइड आने का अनुमान किया जा रहा है। और इसको लेकर अभी पूरे पुलिस की तरफ से ये बीच को खाली कर दिया गया है। सिर्फ कुछ मीडिया पर्सन को छोड़कर और सभी को खाली कर दिया है, कोई भी यहाँ पर रहने के लिए दिया जाने दे रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कितने ऊपर तक जो टाइड है वो आ रहा है, कितने ऊपर तक पानी आ रहे हैं। जो रास्ता है तो बीच की साइड में जो रास्ता है उस रास्ते तक पानी आ रहा है अभी। और आप देख सकते हैं पूरा हालत है कि आप देख सकते हैं कितने ऊपर तक ये जो टाइड है वो आ रहा है, कितने ऊपर तक ये टाइड पहुंच रहा है। और पूरा समुद्र देखेंगे तो अशांत है, क्योंकि जो टाइड का प्रभाव है वो पूरी तरह से दिखा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल के जो दीघा है और बालेश्वर के जो होगराई एरिया है वहां पर ये टाइड ही दिखा रहा है कि कितने जोर से आ रहा है। और इसके साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हवा है वो भी 60 किलोमीटर के आसपास अभी हवा दे रहा है। और इसके साथ बारिश लगातार जारी है, कल रात से बारिश लगातार हो रहा है। तो एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि जो ये जो टाइड है ये अभी जो जितना जोर से आ रहा है और जितना करीब आएगा साइक्लोन उतना जोर से टाइड आने का अनुमान है। समुद्र में जो साइक्लोन का चक्रव्यूह का कितना प्रभाव है ये आप सीधे देख सकते हैं। ये जो टाइड है कितना ऊपर तक आ रहा है, पूरा रास्ते तक आ रहा है। और जब साइक्लोन करीब होगा तो और भी ज्यादा करीब आने का जो और रास्ते तक आने का बड़े टाइड आने का अनुमान किया जा रहा है। बालेश्वर से कैमरामैन गौतम मती के साथ सतीश सेनापति, न्यूज़ 18। और संवाददाता भुवनेश्वर से निरुपमा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। निरुपमा, प्रशासन कितना अलर्ट है, साथ ही क्या कुछ अंदेशा जताया जा रहा है, कितनी बजे तूफान के टकराने का अंदेशा? जी हाँ, देखिए नुपुर, जैसा अभी आईएमडी का कहना है कि शाम तक जैसे तकरीबन 8 से 8:30 बजे तक बताया जा गया है कि जो चक्रवात तूफान है अम्फान वो दीघा और हतिया के बीच सुंदरबन के आसपास ही टकराएगा। और जब ये टकराएगा तकरीबन 165 से 175
किलोमीटर की तेजी से हवा चलने लगेगी और बारिश भी रहेगा। उसी को देखते हुए अभी हम बता सकते हैं कि ओडिशा में पारादीप कोस्ट से ये उत्तर और उत्तर पूर्व में अभी जैसे कि जा रहा है और 123 किलोमीटर दूरी पे पारादीप से है और 177 किलोमीटर दूरी से दीघा के पास है। तो हम लोग अभी ऐसा कह सकते हैं कि पारादीप कोस्ट से दूर होते हुए ये दीघा के नजदीक जा रहा है। जितना दीघा के नजदीक ये तूफान जाएगा उसी हिसाब से हम बोलते जाएंगे कि ओडिशा कोस्ट में जो 4 हाई अलर्ट जिसमें जारी किया गया है, एक है बालेश्वर, मयूरभंज, केंद्रापड़ा और भद्रक, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में मतलब अभी रेड अलर्ट, हाई अलर्ट जारी किया गया है। जैसे कि हम बता सकते हैं कि 12 जिलों से हम 1,73,000 इवैक्यूएशन हो चुका है और जिनको शेल्टर होम में अभी रखा गया है, खाने पीने का भी बंदोबस्त किया गया है। और साथ ही अभी देखिए जैसे कोरोना की चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल प्रशासन की ओर से रखा गया है। लेकिन हम लोग अभी बता सकते हैं कि शाम के वक्त जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा और शाम होते होते जाएगा, तभी और भी हवा और तेज ओडिशा की इस 4 जिले में बढ़ती जाएगी और तकरीबन 165 से 175 की तेजी से हवा बहने के साथ भारी बरसात भी होगी। उसी जो 4 जिले हमने बताए, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंद्रापड़ा में बढ़ती जाएगी और तकरीबन सुंदरबन के आसपास शाम के 8 से 8:30 20 के तक टकराने की उम्मीद की जा रही है। जी, साथ ही निरुपमा, जो वहां पर एनडीआरएफ की टीमें हैं वो कितनी मुस्तैद है और कितनी टीमें वहां पर तैनात? जी देखिए, जो अभी फिलहाल जितनी बताई गई है कि तकरीबन ये जो 12 जिले हाई अलर्ट में है, सभी जगहों पे एनडीआरएफ के साथ साथ जो ओड्राफ टीम है, ओडिशा की जो टीम है, वो भी काम पे लगे हुए हैं। और जैसे ही कल रात से पूरे कोस्टल बेल्ट में भारी बारिश, तो आने वाले खतरे को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है और जो तटीय इलाके पे लोग हैं उनको भी सुरक्षित दूसरी जगहों पर जो शेल्टर होम बनाए गए वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए दूसरी अहम खबर की बात कर लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है कुछ देर में, थोड़ी देर में ये बैठक होगी और इस बैठक का जो एजेंडा है वो अर्थव्यवस्था को लेकर के चर्चा करना रहेगा। जी हाँ, तो ये बैठक अभी कोरोना काल को देखते हुए बेहद ही खास मानी जा रही है और मजदूरों के मूवमेंट को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की संभावना जताई जा रही है। तो कुछ ही देर में मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक का मुख्य रूप से जो एजेंडा है वो अर्थव्यवस्था को लेकर बना हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना काल में जहां पर लोगों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, तो वहीं दूसरी चुनौती को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते और दूसरी चुनौती हमारे सामने अर्थव्यवस्था को लेकर के बनी हुई है और इसी के मद्देनजर लगातार सरकार की हर तरफ मॉनिटरिंग जारी है, पैनी नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के इटावा में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ और विस्तार से आपको बता दूं, हादसे में 6 लोगों की मौत हुई जबकि एक घायल हुआ जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जी हां, जानकारी जो मिल रही है उस मुताबिक इटावा जिले के पक्काबाग इलाके में हाईवे पर ट्रक ने एक पिकअप को टक्कर मारी जिससे पिकअप गड्ढे में जा गिरा। हादसे में पिकअप सवार 6 सब्जी विक्रेताओं की मौत हुई। ये सब्जी खरीदने इटावा मंडी जा रहे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ। और चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं जो कि श्री गंगानगर से मिल रही है, जहां पर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर विवाद को लेकर के युवक की कुल्हाड़ी मार करके हत्या कर दी जाती है और जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 युवकों में विवाद हुआ था, गांव नाथावाली में यह झगड़ा हुआ और नौबत इतनी आ गई कि एक की जिंदगी यहां पर चली जाती है। भरतपुर यूपी बॉर्डर को लेकर वहां पर बसों को लेकर के जो है असमंजस की स्थिति वहां पर अभी तक बनी हुई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से बॉर्डर पर वहां पर बसें जो हैं वो खड़ी हुई है और यूपी सरकार से अब तक नहीं मिली बसों की किसी भी तरह से अनुमति। ऊंचा नागला बॉर्डर पर ये बसें खड़ी हैं। कांग्रेस नेता कर रहे बसों को अनुमति देने की मांग।
बसों को अनुमति नहीं मिलने से हाईवे पर वहां पर जाम लगा हुआ है और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, यहां पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। तो भरतपुर यूपी बॉर्डर बसों को लेकर असमंजस की स्थिति अभी तक बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के हालात की मैं बात करूं तो वहां पर बॉर्डर पर बसें खड़ी हैं। यूपी सरकार से अब तक बसों की अनुमति नहीं मिल पाई और ऊंचा नगला बॉर्डर पर ये बसें खड़ी हैं, जिसके चलते कांग्रेस नेता जो हैं वो बसों को अनुमति देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अनुमति नहीं मिलने से वहां पर हाईवे पर जाम लग जाता है, लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो जाती है। आगरा और भरतपुर बॉर्डर पर खड़े हैं और यहां से कुछ ही दूर पर कांग्रेस की करीब 800 से 900 बसें लगाई गई हैं कांग्रेस की तरफ से, जो यूपी सरकार को पेशकश की गई है। लेकिन हमारे साथ कुछ मजदूर भी हैं जो राजस्थान की तरफ से ही आए हैं और इनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बसों में बिठाकर शेल्टर होम ले जाया जाएगा। उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप जब आ रहे थे तो बसों को देखा था? जी सर, बहुत सारी बसें लगी थी, लाइन से बहुत सारी बसें लगी थी। तो हम वहाँ से निकले थे तो आप लोग हमने पूछा था कि सर हमें बॉर्डर तक पहुँचा दो, तो उन्होंने कहा ये बसें आगे निकलने नहीं दे रहे हैं। तो आगे निकलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप लोग पैदल कहाँ से आ रहे हैं? पैदल सर सूरत से आ रहे हैं। सूरत से आप लोग पैदल आ रहे हैं? जी सर। कब चले थे? चला था करीब 10 तारीख को चला था सर। 10 तारीख को चलते। आप लोग भी सूरत से हो? हाँ। आप लोग सारे लोग सूरत से हो? सूरत से। तो बीच में सूरत से यहाँ आते आते किसी भी राज्य सरकार की तरफ से या किसी भी बस की तरफ से नहीं, ऐसे ही जो वाहन चल रहे हैं थोड़ा बहुत मदद मांगा तो उन्होंने कुछ दूर छोड़ दिया, 4-6 किलोमीटर ऐसे चलते आ रहे हैं। और कोई ऐसी सरकार के लंग से कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई जो कि हम लोग घर पे जा पाए। और इसमें एक बच्ची भी है, इस बच्ची को दिखाना चाहेंगे जो ये भी सूरत से आ रही है। आपकी क्या लगती है? ये मेरी भतीजी है, भाई की लड़की। ये छोटी है और ये सूरत से, इनको कैसे ला रहे हो? गोद में उठा के लाते, कभी कभी बीच में गोद में उठा के ले आते हैं, कभी प्राइवेट वाहन भी मिल जाता है, बोलते हैं आ जाओ बैठ जाओ। बेटा क्या नाम है? शालिनी। शालिनी, खाना खाया है? कब खाया? कब खाना खाया? सर खाना खाया था, शाम को खाया था, ट्रक में मिल गया था, उसी ने दिलाया था, बोला था खाना खा लो, तो उसने कुछ हेल्प किया, कुछ अपने पास पैसे थे। और यहाँ कोई व्यवस्था खाना? हाँ, यहाँ पे सर इन्होंने पार्ले बिस्किट वगैरह। यहाँ बिस्किट वगैरह खाया? यहाँ खाया है। लेकिन छोटी बच्ची शालिनी है, सूरत में रहती हैं और ये पूरा एक ग्रुप है जो सूरत से चला था 10 तारीख को। आज यहाँ राजस्थान होते हुए यूपी बॉर्डर तक पहुँचा है। राजस्थान की सीमा के अंदर भरतपुर की सीमा की तरफ तमाम बसें खड़ी हैं, लेकिन ये लोग पैदल चल के या कोई निजी वाहन ने मदद कर दी, उसके माध्यम से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। 10 तारीख को चले थे। हाँ। बहुत लंबा वक्त हो गया। तो ये जो बसें खड़ी हैं इसको देख के क्या लगा? पूछा आपने कि हमको छोड़ दीजिए? वहाँ भरतपुर पुलिस स्टेशन पे गए थे तो उन्होंने बोला कि यूपी बॉर्डर पे जाओ, वहाँ से कुछ मदद मिलेगा। तो ये सवाल भी एक है कि अगर बसों से श्रमिक मजदूरों को भेजना है तो दूसरी तरफ से जो मजदूर आ रहे हैं उन्हें भी बसों में बिठा के भेजा जा सकता है। आप लोग भी सूरत से हो? यस। ये बच्ची सूरत से ही है। तो ये आप लोग भी 10 तारीख को चले थे? हाँ, सब लोग। तो कहीं कोई राज्य सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से मदद किया गया आप लोग को? किसी ने नहीं की मदद किसी। और बसें तो बहुत यहाँ लगी थी। पैदल ही आ रहे हैं, कोई थोड़ा बहुत बहाने आ रहे हैं, इसमें बैठ जाते हैं 5-6 किलोमीटर। तो यहाँ क्या कहा गया आप लोग को? उसे तो कुछ नहीं बोला। यहाँ क्या कहा गया आप लोग को? यहाँ से भेजने की व्यवस्था करने की बात की गई है? अभी नहीं। अभी नहीं। तो यहाँ से कहाँ जाएंगे आप लोग? हम लोग तो कासगंज जिला जाएंगे। कासगंज जिला नहीं बोला था। नहीं, क्या बोला है? ये सर बोले थे कि सुविधा देखो, अभी देखते मालूम पड़ेगा, जो होगा सो करेंगे, नहीं होगा तो भाई जैसा हो रहा है तैसा तो चले। नहीं तो यहाँ शेल्टर होम भेजा जा रहा है? हाँ। तो दरअसल ये लोग सूरत से चले थे 10 तारीख को, आज 20 तारीख है, 10 दिन हो चुके हैं और ये लोग पैदल चल के दूसरे वाहनों की मदद से यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने इनकी मदद नहीं की। यहाँ उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे स्थानीय प्रशासन ने रोका। एक बस से यहाँ इन्हें शेल्टर होम ले जाया जाएगा और वहाँ से आगे भेजने की व्यवस्था की जाएगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। हम भरतपुर यूपी बॉर्डर पे मौजूद हैं और आपको बसों की स्थिति बता दें कि बसों की लंबी कतारें यहाँ लगी हुई हैं। यहाँ 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और यूपी सरकार अभी तक इनको यूपी में घुसने की अनुमति नहीं दे रही है। लंबी कतार
आप देख सकते हैं लाइनें लगी हुई हैं बसों की, और यात्री भी यहाँ टहल रहे हैं कि उन्हें अनुमति मिल जाए और वह पैदल ही अपने घरों की ओर जा सकें। लेकिन सियासत इतनी तेज़ हो चुकी है, आपको बता दें कि वहाँ से कोई भी सिवाय आला अधिकारियों के अलावा कोई भी मौजूदा राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ की गवर्नमेंट के मंत्रियों से बात करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कल से ही यहाँ मंत्री सुभाष गर्ग मोर्चा लिए हुए हैं कि कोई भी वहाँ से यूपी का कोई आला अफसर या कोई मंत्री यहाँ आकर उनकी पीड़ा सुने, उनके प्रवासियों की पीड़ा सुने। प्रवासी भी यूपी के ही हैं और उनकी पीड़ा सुने जिससे वह अपने घरों तक जा सकें। वहीं आपको बता दें कि लंबी कतारों के साथ साथ प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने उनके खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था कर रखी है और यहाँ लाइनें पूरी लगी हुई हैं। करीब 500 बसों के करीब यहाँ बसें लाइन से हैं। आपको बता दें कि इसके चलते कई बार जाम की स्थिति भी पैदा हो चुकी है। वहीं निजी वाहनों की बात करें तो निजी वाहन के आने जाने पर कोई भी रोक नहीं है। वहीं इनके खाने पीने की बात की जाए तो इनके लिए ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए बाकायदा कैंप जगह जगह लगाए गए हैं। हर 30 बस का दायरा छोड़कर एक कैंप लगाया गया है जिससे उन्हें खाने पीने के लिए वहाँ सुविधा उपलब्ध करा सके और ड्राइवर कंडक्टर अपने आप को असहाय महसूस नहीं करें। प्रवीण शर्मा, भरतपुर, न्यूज़ 18। और संवाददाता प्रवीण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, संक्षिप्त में मुझे वहां के अभी ताजा हालात क्या कुछ बने हुए बता दीजिए। बॉर्डर पे बसें खड़ी हुई हैं और करीब 500 बसें हैं जो बॉर्डर पे इंतजार में हैं कि सरकार इनको अनुमति दे और ये प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचा सकें। अभी यहाँ देखा जाए तो कोई भी उत्तर प्रदेश से कोई भी आला अधिकारी नहीं आया है जो वार्ता के लिए यहाँ से मंत्री से और आला अधिकारियों से बात कर सके। जी चलिए आपको बता देते हैं प्रदेश में कोरोना को लेकर के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ हालात बने हुए। चलिए, प्रदेश में अब तक 143 लोगों की मौत हुई है। पॉजिटिव मामलों की मैं बात करूं तो 5,906 पहुंचा है ये आंकड़ा और अब तक 61 नए मामले सामने आए तो वहीं 2,926 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो इस वक्त की अहम खबर, और अब तक कुल 2,365 जो हैं वो एक्टिव मामले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन हमारे साथ जयपुर से, अभिजीत अजमेर से, साथ ही शाकिर अली जो हैं वो हमारे साथ कोटा से बने हुए। सचिन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, जयपुर की ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो लॉकडाउन 4 को लेकर के क्या कुछ कहती है? देखिए नूपुर, अगर बात करें लॉकडाउन 4 को लेकर के जयपुर को, तो जयपुर में जो कार्यालय हैं वो खुलने लगे हैं। खास करके जो निजी कार्यालय हैं वहाँ पर 50% स्टाफ की जो अनुमति मिली है और वे इलाके जो रेड जोन में जो कंटेनमेंट एरिया है उससे बाहर के जो कार्यालय हैं वो खुलने लगे हैं। बाज़ार जो हैं वो अब खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे लोग अपने दुकानों को संभाल रहे हैं क्योंकि पिछले 2 महीने से उस दुकान में वे घुसे नहीं, तो वहाँ पर साफ़ सफाई, उनका सैनिटेशन, अपने सामान को संभालना और उनको एक बार फिर से जचाने का काम शुरू हो गया है। साथ ही जो ग्राहक हैं वो भी अब बाज़ार की तरफ जाने लगे हैं, लेकिन अभी भी वो संख्या दुकानों पर नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि लोगों में अभी भी थोड़ा सा भय है, क्योंकि लोगों को ये है कि लॉकडाउन 4 है और 31 मई तक जो है ये लॉकडाउन रहने वाला है। तो ऐसे में एहतियात बरतने के लिए लगातार कहा जा रहा है और जयपुर चूँकि रेड जोन में है तो लोगों को थोड़ा सा मन में अभी भी शंका रहती है। तो अभी खुल करके तो वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन अब शहर की सड़कों पर यातायात दिखने लगा है और कल से जिस तरह से जो अब तक पिछले 2 महीने से जो रेड लाइट्स थी, यानी जिन पर सिर्फ येलो लाइट ब्लिंक करती थी, अब वहां पर रेड। जी बिल्कुल, धीरे धीरे जिंदगी यहाँ पर पटरी पर लौटती हुई दिखाई देने लगी है, लेकिन समझदारी रखने की अभी भी आवश्यकता है। और चलिए शाकिर हमारे साथ कोटा से बने हुए। शाकिर, कोटा की बात की जाए तो वहां पर रौनकें कितनी लौटना शुरू हुई है, साथ ही समझदारी कितनी दिख रही है और लापरवाही की क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, कोटा में भी जो है कल से ही बाज़ार खुलने लगे हैं और आज भी जो है बाज़ार जो है दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली है और सैनिटाइज किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस की पालना दुकानदार भी जो है करने की लोगों से अपील कर रहे हैं।
इस वक्त हम उस जगह पर हैं जहां से मजदूरों को लगातार भिजवाया जा रहा है। ये वो बोरखंडी इलाका है, वहां का जो सेंटर है स्कूल जिसको बनाया गया है, वहां पर हम लोग हैं और यहां से लगातार बसों के जरिए जो भी लोग यहां पहुंच रहे हैं या प्रशासन की जो गाड़ियां, जो भी लोग रोड पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से लगातार जो भी लोग सड़क पर चलते नजर आ रहे हैं, पैदल अपने घरों की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यहाँ लाया जा रहा है और यहाँ से लगातार उनको अपने घरों पर भेजा जा रहा है। यहाँ से अब तक करीब 1500 लोगों को भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, केरल और दूसरे जो राज्य हैं वहाँ के जो लोग हैं उन्हें लगातार भिजवाया जा रहा है। बिल्कुल, तो हर मुश्किलों से उबरने की कोशिश जो है वो सरकार की बनी हुई है। चाहे मजदूरों की हम बात कर ले तो उनका भी पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। और चलिए अब अभिजीत वहां से अजमेर से हमारे साथ में बने हुए। अभिजीत, अजमेर की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें, वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट कैसे दिखाई देते हैं? देखिए नुपुर, अजमेर में आज कोई भी नया पॉजिटिव केस नहीं मिला है, लिहाजा जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 259 पर है, लेकिन रिकवरी रेट जो है वो 80% के करीब है। इन 259 पॉजिटिव में से 5 की मौत हुई है, जबकि 201 इलाज लेकर ठीक हो चुके हैं। जनजीवन लॉकडाउन 4.0 में बहुत ज्यादा सामान्य होने की ओर आगे बढ़ रहा है। तमाम तरह की जो नॉन कंटेनमेंट जोन की दुकानें हैं वो खोल दी गई है, कई रियायतें दी गई हैं। शहर में जो है अब आवागमन जो है वो तेज हो चुका है। निर्माण कार्य जो है, खासतौर से सरकारी निर्माण कार्य, वो भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन जो अजमेर सिटी स्मार्ट सिटी का सपना था, अजमेर स्मार्ट सिटी में ये करीब 1.25 करोड़ की लागत से एक ओपन एयर थिएटर बनना था सूचना केंद्र में। हालांकि इसकी जो काम की शुरुआत थी वो 9 जनवरी 2019 थी और समाप्त होना था इसको। बिल्कुल, तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो ऐसे में बस यही कहेंगे इन तस्वीरों को देख करके, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर समझदारी संग है। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।